हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच पुराने वीडियो को इतना प्यार देने के लिए और वेलकम टू द अवध इंग्लिश इंस्टीट्यूट विद मी रोहित भार्गव। आप लोगों के द्वारा किए गए कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े पिछले वीडियो के। पिछला वीडियो हमने कवर किया था 12th इंग्लिश लिटरेचर राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर के सिलेबस को लेके, और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगा, तो आज मैं उसी सिलेबस में से एक पॉइंट लिटरेरी टर्म्स को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। ठीक है, पहले कुछ कमेंट्स देखते हैं। एक मेरे फ्रेंड का कमेंट है, गौरव शर्मा पंडित जी का कमेंट है कि कॉन्ग्रेचुलेशन डियर, यू आर डूइंग ग्रेट वर्क, आई होप यू विल बी कंटिन्यू दिस वर्क। थैंक यू सो मच पंडित जी, आशीर्वाद बनाए रखें। और एक मेरे स्टूडेंट का है, शायद मेरा स्टूडेंट है, नॉलेज बाय दीपांशु सेन। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर यूट्यूब जर्नी, फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर की वीडियो बनाओ सर। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर कोटा यूनिवर्सिटी का इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट हम बहुत जल्दी कवर करेंगे। और एक और टर्म है, आप लिटरेरी टर्म की वीडियो जल्दी लाओ सर, जल्दी कल ही ले आओ प्लीज़, मैं याद कर लूँगा बट जल्दी से लाओ। इन्हें मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, पर ब्रदर इंग्लिश लिटरेचर से ही शुरू कर रहे हैं। 8 लिटरेरी टर्म्स को तो कवर करूँगा मैं, जो कि 12th के सिलेबस में है, और अगर आपके आगे आपकी और भी डिमांड रही तो वो भी कर दी जाएगी। एक बार आप हाईलाइट जरूर कर दीजिएगा कि आपको कौन कौन सी इंग्लिश लिटरेचर में लिटरेरी टर्म्स की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो पर आते हैं। ये तो हो गए कल के कमेंट्स, और कल की वीडियो के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज हम हाईलाइट करेंगे हमारे 12th इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में से एक लिटरेरी टर्म, इम्प्रेशनिज्म। ठीक है, इम्प्रेशनिज्म को करेंगे दोस्तों। अगर 11th में आपने पढ़ा हो, मैं यहाँ 12th की बात कर रहा हूँ, तो 11th में अगर आपने सोनेट को पढ़ा हो तो सोनेट में एक पैटर्न होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 14 लाइंस का एक शॉर्ट लिरिक होता है। लिरिक कविता, 14 लाइंस का एक शॉर्ट लिरिक होता है, जो कि अलग अलग टाइप का होता है। ये 8+6 का हो सकता है, ऑक्टेव प्लस सेस्टेट। ये 4+4+4+2 का हो सकता है, मतलब क्वाड्रेंट्स, 3 क्वाड्रेंट्स प्लस 1 क्यूपलेट। ठीक है, इसका ये हो सकता है, मतलब इसमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है कि पोएट्री का पैरामीटर क्या होगा। लेकिन ये इंप्रेशनिज्म जो है, ये एक स्ट्रक्चरल नहीं है। ये क्या है, ये एक मूवमेंट है। ठीक है, एक तरीके का आंदोलन है, और इस मूवमेंट का संबंध किससे है, फ्रांस से। ठीक है, फ्रेंच मूवमेंट है, फ्रांस से संबंध है। फ्रांस भी कौन सा, 1860 1870। ये टाइम पीरियड में इसलिए लिख रहा हूं बिकॉज हम लिटरेचर की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट लिटरेचर। वैसे तो 1860 से ही इसका संबंध है। देखो हुआ क्या था, 1860 में फ्रांस के जो पेंटर्स थे, उन्होंने जो अपनी पेंटिंग्स बनाई, तो उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में किसी भी सेकंड मैसेज को छोड़कर क्या ध्यान दिया कि हमारी पेंटिंग्स जो है वो दिखने में कैसी है, मतलब हमारी पेंटिंग्स का जो प्रेजेंटेशन है वो शानदार होना चाहिए, और जो व्यूअर्स हैं उन्हें देखने में ऐसा लगना चाहिए कि यार ये पेंटिंग जिसने बनाई है उस पेंटर में कितना माइंड होगा। समझ रहे हो, मतलब वो लोग केवल अपना इंप्रेशन झाड़ने के लिए जो पेंटर्स हैं वो पेंटिंग बनाने लगे। बस यहीं से किसकी शुरुआत हो गई, इंप्रेशनिज्म की। इंप्रेशनिज्म का शुद्ध हिंदी अर्थ होता है प्रभाववाद। यहां से प्रभाववादिता की शुरुआत हो गई। प्रभाववादिता का मतलब अपना प्रभाव दिखाना, अपना इंप्रेशन दिखाना, और ये 10 वर्षों के अंदर अंदर कहां तक पहुंच गया, ये 10 वर्षों के अंदर अंदर लिटरेचर पे भी पहुंच गया। मैं बात कर रहा हूं अभी केवल लिटरेचर की, और 19th सेंचुरी के लास्ट तक ये इंग्लिश लिटरेचर पे भी पहुंच गया। ठीक है, मतलब अब इसका ग्लोबलाइजेशन हो गया इंप्रेशनिज्म का। लेकिन इसके रूट्स क्या हैं, इसके रूट्स हैं फ्रांस में। क्लियर। अब देखो होता क्या है, कोई भी आर्टिस्ट जब कोई आर्ट बनाता है तो वो अपनी आर्ट में हमेशा एक सेकंड मैसेज को हिडन रखता है। जो भी उसके व्यूवर्स हैं, जो भी उसके विजिटर्स हैं, वो उसको देखें और उस सेकंड मैसेज को आइडेंटिफाई कर सकें। लेकिन इंप्रेशनिज्म के अंतर्गत ऐसा नहीं किया किसी भी आर्टिस्ट ने, चाहे वो पेंटर्स हों, चाहे वो लिरिसिस्ट हों। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी आर्ट को
आर्ट का क्रिएशन किया और उनको रीडर पे छोड़ दिया कि तुम समझो तो समझो, नहीं समझो तो मत समझो, लेकिन हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि हम तो बहुत इंटेलिजेंट आर्टिस्ट हैं और हमारा लिखा हुआ या हमारा बनाया हुआ तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। तो मतलब एक कंपैरिजन हम वहां पर एस्टेब्लिश कर सकेंगे कि जो क्रिएटर है वो कंपैरेटिवली स्मार्ट है। ऑब्वियसली होते हैं, लेकिन ये लोग प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, यहाँ पर क्लियर प्रेजेंटेशन है, क्लियर शो ऑफ कर रहे हैं कि हम जो लिख रहे हैं वो आप नहीं पढ़ पा रहे हो। इट मीन्स ये इस मोमेंट के अंतर्गत, इंप्रेशनिज्म के अंतर्गत जिस भी राइटर ने, पोइट ने, नॉवेलिस्ट ने, एसेइस्ट ने कुछ भी लिखा वो अपने पाठकों को, अपने रीडर्स को ध्यान में रखे हुए नहीं लिखा, सिर्फ खुद के लिए लिखा, सिर्फ ये बताने के लिए लिखा कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं, अपने आप को साबित करने के लिए लिखा। ठीक है, तो ये होता है इंप्रेशनिज्म। अब आपकी स्क्रीन पर मैं इंप्रेशनिज्म के कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करके लाया हूं, उनको मैंने अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया है, हाईलाइट किया है पॉइंट वाइज, तो वो मैं आपको अभी स्क्रीन पर अवेलेबल करवाऊंगा। चाहे आप 12th में हो, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या चाहे आप कॉलेज में हैं, वो पॉइंट्स आपके हर जगह काम आने वाले हैं। इंप्रेशनिज्म क्या होता है मैंने पूरा उसमें बेसिक रूप से समावेशित करने के प्रयत्न किया है। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो ये इंप्रेशनिज्म के कुछ पॉइंट्स जो मैंने रेडी किए हैं आप लोगों के लिए, ये आपकी स्क्रीन पर है। चलिए शुरू करते हैं, इनको एक एक पॉइंट करके पढ़ते हैं। इंप्रेशनिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर, मतलब अंग्रेजी साहित्य में प्रभाववाद। बिगनिंग स्टोरी ऑफ इंप्रेशनिज्म इन लिटरेचर। बिगनिंग स्टोरी या कहना है कि सोर्स या इसका ओरिजिन क्या रहा है प्रभाववाद का लिटरेचर में। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, ओरिजिन इन आर्ट। ओरिजिन इन आर्ट का मतलब इसका कला में किस तरीके से उद्भव रहा है। तो इंप्रेशनिज्म फर्स्ट बिगेन इन फ्रेंच पेंटिंग। सबसे पहले कहाँ पर पैदा हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, फ्रांस की पेंटिंग से पैदा हुई, पेंटिंग में पैदा हुई इन द 1860s, 1860 के दशक में, विद आर्टिस्ट। और कौन से आर्टिस्ट के साथ, लाइक क्लाउड मोनेट। क्लाउड मोनेट के साथ ये इसका शुरुआत हुई। इन्फ्लुएंस ऑन लिटरेचर, सेकेंड पॉइंट, इन लिटरेचर का इस पर क्या प्रभाव रहा। तो द मूवमेंट सून इन्फ्लुएंस्ड लिटरेचर, जल्द ही, ज़्यादा समय बाद नहीं, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, 1870 में ही इस अभियान ने क्या किया, लिटरेचर को प्रभावित कर दिया। स्पेशली, विशेष रूप से इन फ्रांस में, एंड लेटर स्प्रेड टू इंग्लिश लिटरेचर इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। और बाद में क्या हुआ, ये फ्रांस में फैल गई, है ना। कब, 19th सेंचुरी के अंत में और 20th सेंचुरी के शुरुआत में धीरे धीरे फैलती चली गई। फ्रांस में से शुरू हुई और इंग्लिश लिटरेचर में फैलती चली गई। ट्रांजिशन इनटू लिटरेचर। अब लिटरेचर में इसके क्या परिवर्तन हुए, लिटरेचर में कैसे परिवर्तित हुई। तो जस्ट एज पेंटर्स, जैसे पेंटर्स ने फोकस किया किस पर, इमीडिएट परसेप्शन पर, अपनी तत्कालीन धारणाओं पर, राइटर बिगेन टू एम्फेसाइज सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। ठीक वैसे ही जो लेखक थे उन्होंने शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया, जोर देना किस पर, अपने व्यक्तिपरक अनुभवों पर। ठीक है, उन्हें इस चीज से कोई लेना देना नहीं रहा कि समाज कल्याण के लिए हमें क्या लिखना है, वो व्यक्तिगत रूप से लिखने लगे। इंप्रेशनिज्म इन लिटरेचर, इंग्लिश, इंप्रेशनिज्म इन इंग्लिश में प्रभाववाद कैसा रहा देखते हैं। इट बिकेम प्रोमिनेंट इन इंग्लिश नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। शॉर्ट स्टोरी और इंग्लिश नॉवल मतलब उपन्यासों में ये बहुत प्रसिद्ध हो गया, और पर्टिकुलरली विशेष रूप से किसके माध्यम से प्रसिद्ध हुआ, हेनरी जेम्स, जोसेफ कॉनरेड एंड वर्जीनिया वुल्फ। 12th इंग्लिश लिटरेचर सिलेबस की बात करें तो एक नॉन फिक्शन है हमारा, मार्क ऑन द वॉल, ये वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा ही लिखा गया है। फिफ्थ पॉइंट है, सिंबलिज्म एंड मॉडर्निस्ट रूट्स। इसके प्रतीकात्मक और आधुनिक जड़ें जो हैं उनके बारे में बताया गया है कि इंप्रेशनिज्म लेड द ग्राउंड वर्क फॉर मॉडर्निज्म। इसने क्या किया, आधुनिकता के लिए एक आधार तैयार किया, लेड द ग्राउंड वर्क, एक आधार को तैयार किया आधुनिकता के लिए, कनेक्टिंग इट, और इसको जोड़ दिया किससे, सिंबलिज्म एंड साइकोलॉजिकल रियलिज्म। प्रतीकात्मक और साइकोलॉजिकल मतलब मनोवैज्ञानिक यथार्थता से इसको जोड़ दिया। अब इसके फीचर्स देखते हैं, फीचर्स ऑफ इंप्रेशनिज्म इन लिटरेचर। सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव, सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव का मतलब 6 पॉइंट, सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव का मतलब होता है व्यक्तिपरक धारणा, व्यक्तिगत धारणा। तो ये फोकस करता था, फोकस ऑन हाउ कैरेक्टर्स फील और परसीव रादर देन व्हाट एक्चुअली हैपेंड। ये इस तरीके से ध्यान केंद्रित किया करता था कि जो चरित्र है वो क्या महसूस करता है ना, उसका अनुभव क्या है, इसकी अपेक्षा कि वास्तव में क्या हुआ है।
वास्तविकता से हट के ये भावनाओं पर ध्यान देता था उस कैरेक्टर की, जो भी उस स्टोरी या पोइट्री में है, ठीक है, उसकी भावनाओं पर ध्यान देता था, वास्तविकता पर ध्यान नहीं देता था। फ्रेगमेंटेशन विखंडन, इवेंट्स आर ऑफन नॉन लीनियर और फिल्टर्ड थ्रू अ शिफ्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। जो इवेंट्स होते थे, जो घटनाएं होते थे, या जो भी घटनाएं हुआ करती थी वो अरेखीय होती थी। अरेखीय का मतलब सीक्वेंस में नहीं हुआ करती थी, और अक्सर जो पॉइंट ऑफ व्यू होता था लिखने वाले का उसके हिसाब से शिफ्ट हो जाया करती थी, ठीक है। जैसा वो सोचता था वैसा ही डाल दिया करता था, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में कभी भी अपने कंटेंट को नहीं लिखता था। 8वां सेंसरी डिटेल। सेंसरी डिटेल में है हैवी यूज ऑफ इमेजेस, मतलब जो फोटोज होते थे, जो इमेजेस होते थे, छवियां होती थी, उनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। साउंड्स का यूज़ किया जाता था, कलर्स का किया जाता था। मतलब ऐसा लगता था कि एक पेंटर है जो कि शब्दों के साथ अपनी पेंटिंग कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि 1860 में फ्रांस में पेंटर्स ने शुरुआत की थी, तो पेंटिंग का थोड़ा बहुत असर आना तो बनता है। चलिए नेक्स्ट, मोमेंटरी इंप्रेशन, क्षणिक प्रभाव। कैप्चर फ्लीटिंग मोमेंट, क्षणभंगुर जो क्षण होते थे उन्हें कैप्चर किया करता था इनका वर्क। नॉट ग्रैंड नरेटिव्स, बड़े बड़े जो वर्णनात्मक तथ्य होते थे उनको कवर नहीं करते थे। इंटीरियर मोनोलॉग, इंटीरियर मोनोलॉग जैसा कि मैंने बताया जो उनके माइंड में चल रहा है वही होता था, और ये इंटीरियर मोनोलॉग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हम आगे सिलेबस में पढ़ेंगे इंटीरियर मोनोलॉग क्या होता है। थॉट्स एंड इमोशंस आर प्रेजेंटेड एज अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी हमारी एक लिटरेरी टर्म है। तो इसमें क्या होता है, इंप्रेशनिज्म में क्या होता है, जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, उनको किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, धारा के चेतना के प्रवाह की तरह। चेतना का प्रवाह से मतलब है माइंड में जो कुछ आ रहा है वो आप लिख रहे हो, बिना सोचे समझे कि क्या आपका सीक्वेंस टूट रहा है, आप जो लिख रहे हैं वो रिलेटेबल है या नहीं है, बस लिखते जा रहे हैं, ठीक है। एम्बिग्विटी, अस्पष्टता। रियलिटी इज नॉट क्लियरली डिफाइंड, स्पष्ट रूप से वास्तविकता को परिभाषित नहीं किया जाता था। ओपन टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, और अक्सर बहुत सारी व्याख्याओं के लिए खुला रखा जाता था। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि जो लिखा करते थे वो अपने रीडर्स को ध्यान में रख के नहीं लिखा करते थे, रीडर्स पे छोड़ दिया करते थे कि हमने क्या लिखा है, बस हम तो लिख चुके हैं, ठीक है। मिनिमल प्लॉट, न्यूनतम जो होता था इसका प्लॉट होता था। तो द प्लॉट इज ऑफन सब्टल और सेकेंडरी टू द मूड एंड एटमॉस्फेयर। अक्सर कैसा होता था, छोटा होता था, और मूड और एटमॉस्फेयर के लिए हमेशा द्वितीयक होता था, हमेशा सेकेंडरी होता था। 13 एम्फेसाइज ऑन मूड, किस पर दबाव देते थे, मूड पर जोर देते थे कि फोकस ऑन द इमोशनल टोन ऑफ अ सीन रादर देन फैक्ट्स और एक्शन। किसी भी सीन का जो इमोशनल टोन होता था उस पर फोकस किया जाता था, जबकि तथ्यों पर और एक्शंस पर फोकस नहीं किया जाता था। नेक्स्ट 14 ब्लरिंग ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, जो उद्देश्य होता था उसको अक्सर धुंधला कर दिया जाता था। जैसे कि फैक्ट्स आर लेस इंपॉर्टेंट देन परसेप्शन, क्यों तो तथ्य होते थे वो परसेप्शन से कम इंपॉर्टेंट होते थे। आर लेस इंपॉर्टेंट, परसेप्शन धारणाओं से कम इंपॉर्टेंट होते थे, कम महत्वपूर्ण होते थे, तथ्यों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। 15 लैक ऑफ मॉरल जजमेंट, नैतिक जो जजमेंट था उसकी कमी होती थी। ऑथर्स अवॉइड जजिंग देयर कैरेक्टर्स, अपने चरित्र को जज करने से अक्सर लेखक जो है वो अवॉइड हुआ करते थे, बचा करते थे। अब इसमें कुछ हाईलाइट किए गए हैं नीचे, मेजर राइटर्स एंड वर्क्स, उनके वर्क्स के साथ राइटर जो हैं जिन्होंने इम्प्रेशनिज्म में अपना पार्टिसिपेशन दिया है। तो 16th हेनरी जेम्स एक बहुत अच्छे नॉवलिस्ट हैं, नॉन फॉर साइकोलॉजिकल एनालिसिस इन नॉवल लाइक द एम्बेसडर्स एंड द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये इनके दो नॉवल यहाँ पर हाईलाइट किए गए हैं, द एम्बेसडर और द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, और इसमें इन्होंने साइकोलॉजिकल एनालिसिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, और इन्हीं साइकोलॉजिकल एनालिसिस की वजह से इन्हें दोनों नॉवेल्स को जाना जाता है, जो कि हेनरी जेम्स के द्वारा लिखे गए हैं इम्प्रेशनिज्म के अंतर्गत। नेक्स्ट 17 जोसेफ कॉनरेड, हार्ट ऑफ डार्कनेस इज अ हॉलमार्क ऑफ लिटरेरी इम्प्रेशनिज्म। साहित्यिक प्रभाववाद लिटरेरी इम्प्रेशनिज्म की एक पहचान बन गया हार्ट ऑफ डार्कनेस, जो कि जोसेफ कॉनरेड ने लिखा।
नेक्स्ट नंबर 18, वर्जीनिया वुल्फ यूज्ड इम्प्रेशनिज्म एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इन्होंने इम्प्रेशनिज्म यानी कि प्रभाववाद एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना का प्रवाह, इसका उपयोग किया मिसेस डोलोवे एंड टू द लाइट हाउस, इन दोनों कंटेंट में। नेक्स्ट, फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड, द गुड सोल्जर, इनके द्वारा लिखा गया है द गुड सोल्जर रिफ्लेक्ट्स इम्प्रेशनिस्टिक नरेशन, प्रभाववादित वर्णन जो है उसको प्रकाशित करता है, एंड अनरिलायबल पर्सपेक्टिव, और अरेखीय उद्देश्य जो है उसको, अरेखीय धारणा को उजागर करता है। 20, जेम्स जॉयस, अर्ली वर्क, इनका शीघ्र वाला जो कार्य है, शीघ्र मतलब जो इन्होंने बहुत जल्दी लिख दिया था, डब्लिनर्स शो इम्प्रेशनिस्टिक टेक्निक, ये इम्प्रेशनिस्टिक तकनीक इनकी दिखाता है, स्पेशली इन टोन एंड डिटेल, विशेषकर इनकी टोन में और डिटेल में। चलिए, ये तो हो गए हमारे 20 बेसिक पॉइंट्स जो कि इम्प्रेशनिज्म को हाईलाइट करते हैं, जो कि हमारे नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़े इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 20 पॉइंट्स में आपका काम हो जाएगा। नीचे इसकी समरी दी गई है एक कंक्लूजन के तौर पर, तो देखिए इसकी समरी पर चलते हैं। इम्प्रेशनिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर रीडिफाइंड स्टोरी टेलिंग, इसने क्या किया, दोबारा परिभाषित किया स्टोरी टेलिंग को, फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल पर्सपेक्शन, व्यक्तिगत धारणाओं पर फोकस किया, एंड फ्लीटिंग एक्सपीरियंस, और जो क्षणभंगुर अनुभव रहे उन पर फोकस किया। इट डीपली इन्फ्लुएंस्ड द मॉडर्निस्ट मूवमेंट, इसने आधुनिक मूवमेंट को, आधुनिक अभियान को बहुत गहरे तरीके से प्रभावित किया, एंड इकोज इन कंटेम्परेरी राइटिंग, और समकालीन लेखन, उस समय के लेखन में इसकी गूंज आज भी दिखाई देती है। तो ये था हमारा इम्प्रेशनिज्म। तो ये था इम्प्रेशनिज्म जो आपने अभी देखा। अब इम्प्रेशनिज्म के बाद जो भी बाकी 7 बची हुई लिटरेरी टर्म्स है वो मैं कवर करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि मैंने कहा था कि मेरी कोशिश रहेगी एक चैप्टर या एक लिटरेरी टर्म में एक ही वीडियो में कवर कर दूं, ताकि वीडियो रोक के बार बार देखने में डिस्टर्बेंस पैदा ना हो। तो इम्प्रेशनिज्म हम एक वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगली जो लिटरेरी टर्म्स हैं वो भी हम सिंगल वीडियोस में कवर करेंगे, और चैप्टर्स भी हम सिंगल वीडियोस में कवर करेंगे। तब तक आप देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, अच्छे कमेंट करते रहिए और मुझे इंस्पिरेशन देते रहिए। थैंक यू सो मच।